नमस्कार। चलिए अभी थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस पर हम बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस जो हमारे कंपनी क्षेत्र में जो विद्युत की लाइन का विस्तार होता है या सबस्टेशन बनते हैं, ट्रांसफार्मर लगते हैं, तो उसके लिए एक हमको एक प्रैक्टिस जो हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसको अडॉप्ट करना होता है। और वो सभी टेक्निकल रूप से अप्रूव्ड हैं और उसी के अनुसार हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस अपनी कंपनी में करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जब भी कोई हमें कोई या तो प्रोजेक्ट आता है या कोई ऐसी लाइन खड़ी करनी होती है, तो हमें सबसे पहले सर्वे करना होता है। उसका रूट देखना पड़ता है, रूट ऑफ लाइन कि हमको लाइन कहाँ से लेके जाना है। तो उसमें छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहले तो ये देखना है कि जो 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 लाइन हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कंट्री ओवर है या मतलब पूरे देश के लिए है, या जैसे पावर ग्रिड की जो लाइन है वो पूरे देश के लिए है, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन होती है। स्टेट लेवल की है या जैसे स्टेट लेवल में ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उसके हिसाब से डिज़ाइन होती है। चूँकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या अपने डिवीज़न लेवल पर ही इसकी बात करते हैं, जहाँ पर हमारे अर्बन एरियाज़ भी आते हैं और रूरल एरियाज़ भी आते हैं। तो अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ को देखते हुए हमें लाइन का सर्वे करके उसका प्रपोज़ल तैयार करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ अर्बन एरियाज़ में अभी जैसे आईपीडीएस प्रोजेक्ट आया, रूरल एरिया के लिए डीडीए जो है स्कीम एक थी, सौभाग्य योजना थी। तो जैसे शहर में हम जब करते हैं तो शहर में कहाँ पर कैसी प्लानिंग हुई है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का भी हमको ध्यान रखना होता है। ऐसा ना हो कि कहीं पर कोई अच्छी प्लानिंग की अच्छी बिल्डिंग बन रही हो और हम लोग खाली जगह देख कर के वहीं पर, तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें मेन मेन चीज़ है कि सबसे पहला चीज़ तो कि शॉर्टेस्ट रूट हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए कि सबसे कम दूरी में हम लाइन खड़ी कर सकें। दूसरा कि कोशिश ये करना चाहिए अपने को कि रोड के किनारे यदि हम लाइन लेकर के जाते हैं तो क्या होगा कि हमें मेंटेनेंस के समय में बड़ा अच्छा हमको एक पैसेज मिलेगा और हम लोग बड़े अच्छे से उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो पुरानी लाइनें हैं जो हमारे जंगल के बीच से होते हुए जाती हैं या खेत के बीच से, तो बारिश वारिश के समय हमको मेंटेनेंस करने में दिक्कत होती है। और ऐसा हमको सर्वे करना चाहिए या ऐसा रूट डिसाइड करना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि भविष्य में जैसे यहाँ कोई यदि प्लान आता है या जैसे जैसे कोई ऐसा लगना है कि यहाँ इंडस्ट्री आने वाली है यहाँ पर, या कोई बड़ा चीज़ या बड़ा हॉस्पिटल या कुछ चीज़ ऐसा जो आना है, तो उसके हिसाब से भी हमको उस हिसाब से भी हमको लाइन का डिज़ाइन करना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि लाइन हमारी स्ट्रेट रहे, लाइन रहे, एंगल पॉइंट्स ना बने, ताकि यदि लाइन सीधी रहेगी तो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं जो हमको कंस्ट्रक्शन करते समय या लाइन का प्रस्ताव रखते समय हमको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि जैसा कहना चाहिए कि जैसे अर्बन डेवलपमेंट एरिया का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा एरिया जहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जाने आने में या कुछ ऐसा सामान ले जाने में हमें दिखे, जब पता चला हमने सब स्टेशन एकदम बिल्कुल शहर के ऐसे अंदर बना दिया कि यदि हमको पीटीआर रखना है तो हम पावर ट्रांसफार्मर वहाँ पर ले जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे अपडेट चेंज लाइन रूट्स को ध्यान रखिए कि ऐसा एकदम चेंज नहीं करना है कि हमारा लाइन का रूट चेंज हो जाए। कोशिश ये करिएगा कि रिवर क्रॉसिंग या रेलवे क्रॉसिंग ना रहे, क्योंकि रिवर क्रॉसिंग करने के लिए रिवर क्रॉसिंग में भी हमें बहुत समस्या होती है और रेलवे क्रॉसिंग के लिए भी हमें समस्या होती है। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए सर्वे के समय कि जहाँ आजू बाजू एरोड्रम्स हो उससे थोड़ा सा दूर से ही सर्वे हमें करें या लाइन का निर्माण हमें करना चाहिए। कुछ जैसे नेचुरल हजार्ड्स लाइक स्टीप वैलीज, हिल्स, लेक्स एंड गार्डन्स, फॉरेस्ट, प्लेग्राउंड एरिया को ध्यान में रखना चाहिए। इस जगह से हमको लाइन को अवॉइड करना चाहिए। अब सर्वे के बाद में बात आती है कि हमें लाइन का निर्माण करना होता है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, सपोर्ट हैं जो लाइन के लिए, वो जो हमारे यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो यूज़ होता है वो पहला जैसा पीसीसी पोल 8 मीटर लॉन्ग जो 140 केजी का होता है,
रेल पोल जो अब वर्तमान में यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, रेल पोल की जगह पर एच बीम जो 13 मीटर, 11 मीटर और 9 मीटर इसकी करते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन होता है आर एस जॉइस्ट है। इसका उपयोग हम शहर में एल टी लाइन के लिए हम करते हैं। अब वर्तमान में ट्यूबलर पोल और वुडन पोल जो है वो यूज़ में नहीं है। ये आप देख लीजिए, एक पोल खड़ा है और पोल की लोडिंग, क्योंकि जब हम लाइन अलाइन करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि हमारी लाइन जो है वो एकदम बिल्कुल अलाइंड हो, ताकि वो डैमेज ना हो या गिरे ना या टूटे ना। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये ये आप देखिए, ये पोल है, ये पोल है। ये पोल का एक पार्ट होता है जो कि ये ज़मीन के अंदर में गड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें कितने टेंशन होते हैं। एक टेंशन विंड का प्रेशर आता है पोल पे, ये दोनों तरफ आता है, लेफ्ट साइड में भी रहेगा और राइट साइड में भी रहेगा। कंडक्टर टेंशन जो है ये भी दोनों तरफ रहता है, जबकि यहाँ एक तरफ लिखा हुआ है। कंडक्टर टेंशन किधर रहता है? ये कंडक्टर टेंशन जो रहेगा ये अलोंग द लाइन रहेगा, और विंड का जो लोड रहेगा वो अक्रॉस द लाइन रहेगा, इस तरह उस तरह रहेगा, क्योंकि अलोंग द लाइन में कंडक्टर का जो टेंशन है वो उसको ले लेता है। और एक टेंशन, एक लोड कहाँ रहता है? जो पोल है, ये जो पोल है पूरा, ये पोल का जो लोड है ये नीचे साइड में रहता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बात थी समझने वाली, ये इस पोल में दिया हमने। अब 33 kV लाइन आपने देखा होगा। 33 kV लाइन में क्या क्या पार्ट होते हैं वो हम इसमें देख लें। 33 kV में देखें, एक टॉप क्लैंप होता है, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, एक बैक क्लैंप होता है, जिससे कि आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ यहाँ ये बैक क्लैंप लगा हुआ है, ताकि ये जो वीक राशा है इसको सपोर्ट करके रखता है। ये देखिए, ये इसका पिन है, ये इंसुलेटर है और ये इसका टॉप क्लैंप है। ये एक 33 kV लाइन का अरेंजमेंट है। अब आर एस जॉइज हम कहाँ यूज़ करते हैं? आर एस जॉइज जनरली हम अर्बन एरियाज़ में एल टी लाइन या कभी कभी 11 kV लाइन में भी यूज़ करते हैं, बट 11 kV लाइन में हम मोस्ट प्रॉब्ली 11 मीटर का एच बीम या 13 मीटर का एच बीम यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हाइट। बट आर एस जॉइज हम केवल एल टी लाइन एक्सटेंशन में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आर एस जॉइज का यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये देखिए नए आर एस जॉइज है, 11 मीटर का भी होता है और 9.3 मीटर का भी होता है। तो जैसा इसका ये एक फ़ोटो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसका पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। और जैसे ये पर किलोमीटर, जैसे 19.6 kg पर मीटर है। तो आप यदि जब आर एस वाइज कोई लगा रहा है, यदि सुपरविज़न स्कीम है या सुपरविज़न में कोई ठेकेदार लगा रहा है, तो आप उसके आर एस वाइज का वेट भी मेजर कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ये हमने 11 मीटर का प्रोविज़न रखा है, तो 11 मीटर के लिए हमको 19.6 इंटू 11, यदि आप देखेंगे तो 215.6 kg का वो आर एस जे पोल होना चाहिए, तो ही आप उसको अलाउ करिएगा, अन्यथा आप उसको मना कर सकते हैं। जनरली जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी होता है, इस चीज़ को इनको देखना चाहिए। लाइकवाइज 9.3 मीटर के लिए 182.28 kg का होना चाहिए। अब बात करते हैं एच बीम की। एच बीम हम जनरली 13 मीटर की एच बीम जो है वो, उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो 150 बाई 150 mm होता है, और ये 33 kV लाइन और 11 kV लाइन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका भी जो स्टैंडर्ड वेट है वो 37.1 kg पर मीटर होता है। तो ये आप देखेंगे कि जब कंपनी की जो एच बीम आती है वो तो स्टैंडर्ड साइज़ और वो सारी चीज़ की आती है, लेकिन कभी कभी यदि अपन को सुपरविज़न में कोई काम करना है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि एच बीम स्टैंडर्ड साइज़ का लगे। अब जैसे 13 मीटर की बात करते हैं, तो 13 मीटर की एच बीम का वेट कितना होना चाहिए? 482.3 kg एक पोल का होना चाहिए। तो इसको कहीं क्रॉसिंग में या रिवर क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग, 33 kV लाइन, 11 kV लाइन में हम इसको यूज़ करते हैं। लाइकवाइज 11 मीटर की जो एच बीम है उसका जो वेट है वो 408.1 kg, ये हम 33 kV और 11 kV लाइन के लिए यूज़ करते हैं।
9 मीटर का पोल हम जनरली या तो एलटी लाइन में या फिर सबस्टेशन में गेंट्री खड़ी करने के लिए भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, या जहाँ हमको रूरल में भी कहीं ऐसी रोबस्ट लाइन तैयार करनी है और वो सिस्टम बनाना है, तो उसमें हम 9 मीटर एचबीम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका जो वेट है वो 333.9 केजी होगा। अब बात आती है कि हमने सर्वे कर लिया, पोल देख लिए, आइटम्स देख लिए, सारे मटेरियल स्टैंडर्ड होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। अब हमको काम करते समय, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, काम करते समय हमको ये थोड़ा सा देखना होगा कि जो सेफ्टी रूल्स 5869 है, ये इसमें जो क्लियरेंस हैं वो कितना होना चाहिए। जैसे एलटी लाइन की हम यदि बात करते हैं तो अलोंग द रोड यदि एलटी लाइन जा रही है तो वो 5.5 मीटर होना चाहिए। अक्रॉस द रोड यदि एलटी लाइन है तो 5.8 मीटर हाइट पे होना चाहिए। अब हाइट मतलब ये जो क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, हम ये कौन सी क्लियरेंस की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये जो ये यहाँ से लेकर ये सॉरी यहाँ से लेकर के, एक मिनट, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की का जो हाइट होगा, ये जो हाइट है, ये हाइट की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये लाइव कंडक्टर है, ये लाइव कंडक्टर, तो लाइव कंडक्टर से हाइट ये वाली क्लियरेंस की हमें यहाँ पर बात करते हैं। तो एल टी का अलोंग द रोड 5.5, अक्रॉस द रोड 5.8, और अदर्स जैसे कि रोड में नहीं है या जंगल में है या खेत में है कहीं और है, तो वहाँ पर 4.6 मीटर अलाउ है। लाइकवाइज 11 केवी के लिए 5.8 मीटर अलोंग द रोड साइड है। इसका चाहे तो आप इस स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पे रख लीजिए, आपको ये भविष्य में भी काम आएगा। अक्रॉस द रोड 6.1 मीटर एंड अदर्स में 4.6। अदर्स मतलब रोड में नहीं है, क्रॉसिंग में नहीं है, रोड के किनारे नहीं है, तो आप इसको 4.6 मीटर तक नीचे इसका क्लियरेंस रख सकते हैं। 33 का भी फिक्स है, 5.8 अलोंग द रोड है, 6.1 अक्रॉस द रोड है एंड 5.2 अदर्स एरिया में है। अब हम बिल्डिंग से यदि हम बात करें, यदि कोई बिल्डिंग बन रही है तो वर्टिकल हाइट कितनी होनी चाहिए, तो एलटी की वर्टिकल हाइट होनी चाहिए 2.5। एलटी की जो वर्टिकल हाइट है वो 2.5 मीटर, बिल्डिंग से हॉरिजेंटल 1.2 मीटर, और लाइन क्रॉसिंग यदि है, यदि नीचे से कोई या ऊपर से कोई क्रॉसिंग जा रही है तो उसमें 2.44 मीटर का हाइट क्लियरेंस होना चाहिए। 11 केवी लाइन की यदि बात करते हैं तो बिल्डिंग से जो वर्टिकल, ये खास करके जो शहरों में लोग लाइन के नीचे या लाइन के बाजू में जो अपना घर बना लेते हैं, छज्जा बाहर निकाल लेते हैं, तो ये स्पेशली शहर में जो पोस्टेड अधिकारी हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यदि कोई ऐसा लाइन या कोई भवन निर्माण करता है तो तत्काल उसको रोकें, तत्काल उसको नोटिस जारी करें, ताकि उनको कोई भी एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में काम आएगा। अब हम ये टेक्निकल बात कर लिए। अब दूसरी बात आती है कि जो फेस क्लियरेंस होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये पिक्चर में, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि फेस क्लियरेंस की बात चल रही है। फेस क्लियरेंस मतलब ये एक फेस से ये दूसरा फेस, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये कंडक्टर है और ये इसका ग्राउंड है, क्योंकि ये जो है बी क्रॉस हमें ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये क्लियरेंस कितना होना चाहिए और ये कंडक्टर क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ये हमको देखना है। तो इसका भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जैसे यदि हम 415 वोल्ट मतलब एलटी की बात करें तो फेस टू फेस का जो डिफरेंस है वो 250 मीटर होना चाहिए, और फेस टू अर्थ कितना होना चाहिए, 200 मीटर होना चाहिए। मतलब कोई भी यदि आप इंसुलेटर लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए 20 सेंटीमीटर का उसका गैप रहे, ताकि वो पोल से उसका जो पीसीसी पोल है या कोई भी आयरन पार्ट पोल का है वो उससे उतना गैप रहना चाहिए। 11 केवी की बात करते हैं तो फेस टू फेस 229 मीटर होना चाहिए और फेस टू अर्थ 178 होना चाहिए। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर 33 केवी के लिए फेस टू फेस 320 मीटर्स एंड फेस टू अर्थ 320 मीटर्स, ये दोनों के लिए सेम है इसका। अब हम बात करते हैं, हमने क्या क्या देख लिया, हमने आइटम पोल सपोर्ट्स देख लिए, हाइट क्लियरेंस देख लिए, फेस टू फेस क्लियरेंस देख लिए। अब हमारी बात आती है कि जो सपोर्ट्स हम लगाते हैं उसका स्पान
कितना लंबा होना चाहिए, कितने दूर में स्पान लगना चाहिए। तो LT लाइन के लिए मैक्सिमम स्पान है 50 मीटर का, और 11 kV के लिए अर्बन में 40 मीटर, रूरल में 70 मीटर। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इससे थोड़ा बहुत 19-20 कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ROW, कि आपको कहीं पोल वोल गाड़ने में या लगाने में दिक्कत हो। तो अब इस प्रकार से LT लाइन में एक 1 किलोमीटर में कितने पोल लगेंगे, 20 पोल लगेंगे। अर्बन एरिया में एक किलोमीटर में कितने पोल लगेंगे, 25 पोल लगेंगे। और रूरल एरिया में 14 पोल लगेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको भविष्य में इसका काम आए। अब देखिए, ये आप ये फ़ोटो देख रहे हैं पोल इरेक्शन कैसे हो रहा है। पहले ये तरीका होता था पोल इरेक्शन करने का। पहले आप पूरा डिगिंग करते थे, फिर ये चारों तरफ से देखिए ये आदमी दिख रहा है यहाँ पर। ये सभी लोग ये इसको ये देखिए, सभी लोग ये खींच चारों तरफ से रस्सा बांध करके इसको खड़ा कर रहे हैं। अब वर्तमान में नया इसका सिस्टम आ चुका है। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको। अब पोल खड़ा करने के बाद आती है बात कि हमको पोल जहाँ पर हमने खड़ा किया है उसकी हमको अर्थिंग भी करनी है। अर्थिंग इसलिए करनी है कि जो हमारा जो लाइव पार्ट रहता है कंडक्टर, और कंडक्टर के बाद में विक्राशम और पोल रहता है। तो आयरन का भी पोल रहता है, PCC का भी पोल रहता है, लेकिन PCC पोल में भी आयरन के पार्ट रहते हैं। तो यदि कोई लीकेज इंसुलेटर में आता है या कोई कंडक्टर पोल से टच हो जाए तो वो सीधा ग्राउंड हो जाना चाहिए। और ग्राउंड होने से क्या होगा कि हमारा लाइन का इंडिकेशन, फॉल्ट लाइन का इंडिकेशन कंट्रोल रूम में मिल जाएगा, जिससे कि लाइन ट्रिप हो जाएगी और लाइन बंद हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, यदि थोड़ा सा हल्का सा लीकेज आता है और लीकेज आने पर यदि वो ग्राउंड नहीं हुआ वो फॉल्ट, तो वो चूँकि जो हमारा सपोर्ट है या तो आयरन पोल है या PCC भी है, तो उसमें भी आयरन GI तार वगैरह लगा हुआ रहता है। तो ये पोल में करंट फ्लो रहेगा, क्योंकि उसको अर्थ अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए कंट्रोल रूम से इसकी ट्रिपिंग नहीं हुई है। तो आप देखेंगे कि उस पोल में पूरा करंट फ्लो होते रहेगा। एक तो एनर्जी लॉस होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि बड़ी चीज़ ये उसमें ये हो जाएगी, यदि कहीं उस पोल पे किसी मानव या कोई आदमी जा कर के टच कर ले, तो चूंकि उसको ज़मीन से अर्थ मिल गया है, तो पोल से फिर होते हुए वो ज़मीन में वो करंट फ्लो होने लग जाएगा, और वो जो वहाँ जो या मानव या कोई जानवर एनिमल आदि आकर टकराता है, टच करता है उसको, तो उसके जनधन की हानि हो सकती है। अब आप देखेंगे कि जो हम पिट डिगिंग करते हैं, तो पिट डिगिंग करने के लिए क्या डिस्टेंस है वो भी हमको इसमें देखना है कि हमको कितना पोल को अंदर गड़ाना चाहिए। जैसे 1.6 लेंथ, जो भी लेंथ है, तो उसका 1/6 लेंथ लेकर के हमको उसको अंदर इरेक्ट करना चाहिए। उतना गड्ढा करके अंदर डालना चाहिए। यदि हार्ड रॉक है तो वो 1 मीटर या 1.2 टाइम्स ऑफ द बॉटम डायमेंशंस ऑफ द पोल, इतना हम अप्रॉक्स 350 मीटर्स इसको पोल को पिट डिगिंग कर सकते हैं। ये पिट डिगिंग का एक डायग्राम है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान रहेगा। वैसे मैं ये PPT आपको शेयर कर दूंगा। कंक्रीटिंग, अब बात आती है कंक्रीटिंग की, क्योंकि हम जब पोल खड़ा करते हैं तो मफिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। तो कितनी कंक्रीटिंग कैसी होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए। कंक्रीटिंग का जो मिक्सर है वो 1 CMT क्या होता है, 1:3:6 का रेशो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट्स आपका 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड एंड 6 पार्ट्स कोर्स स्टोन, जो पतला वो होता है कोर्स स्टोन। ये तीनों का जो अनुपात है, इस अनुपात में हम 1 CMT ऐसा हमारा तैयार होता है। तो अब जैसे स्टे के लिए हमको कितना CMT मतलब 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर का यदि हम क्यूब बनाएंगे तो उसमें 1:3:6 का रेशो होना चाहिए। अब जैसे स्टे के लिए जो कंक्रीटिंग है वो 0.2 CMT लगती है, जिसमें आप सीमेंट देखेंगे 45 kg होना चाहिए, सेंड 135 kg होना चाहिए, और जो कोर्स है स्टोन कोर्स वो 270 kg होना चाहिए। लाइकवाइज DP में हमको 0.3 CMT यूज़ होता है, तो उसमें सीमेंट जो है वो 66 kg होना चाहिए, सेंड जो है 198 kg, और कोर्स जो है वो 396 kg होना चाहिए। लाइकवाइज DTR की DP के लिए हमें 0.5 CMT लगता है, तो उसके लिए हमें 0.5 CMT के हिसाब से
ये सीमेंट, सैंड एंड कोर्स की मात्रा डालनी होगी। इस प्रकार से बेस फिटिंग के लिए 0.05 CMT यूज़ होता है। अभी मैंने अर्थिंग के बारे में आपको ऊपर बताया, ये अर्थिंग इसके पहले मैंने आपको समझा चुका है। ये अर्थिंग का डिज़ाइन है, ये ऐसा हमको ये तो कंक्रीटिंग का डिज़ाइन है, सॉरी। कंक्रीटिंग कैसी होनी चाहिए ये पिक्चर में दिया हुआ है, इसको आप देख लें। ये पोल इरेक्शन का एक पुराना तरीका है। आप इसमें देखेंगे, ये डेप्थ हम बताना चाह रहे थे कि कोई भी पोल खड़ा हो वो 1.6 हाइट का पोल L/6 होना चाहिए। उतना पोल आपका अंदर गड़ा होना चाहिए। 33 kV लाइन के ये डायमेंशंस दिए हुए हैं कि पिन इंसुलेटर के बीच में, जैसे पिन इंसुलेटर में ये देखिए कि ये पिन से लेकर के यहाँ तक के, यह पिन से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके ये ऊपर हाइट के कंडक्टर तक कितना डिस्टेंस होगा, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये इसमें पूरा आपको दिया हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि स्क्रीनशॉट नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप ये देख लीजिए, ये आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है ना। ये फिर ये इसका हाइट ये कितना होना चाहिए, नीचे कितना गड़ा होना चाहिए, ये आपको ये 33 kV लाइन के लिए है और ये 11 kV लाइन के लिए है, ये दिया हुआ है। अब कंपोजिट लाइन के बारे में भी आपने सुना होगा। कंपोजिट लाइन कैसी होती है? कंपोजिट लाइन होती है कि ऊपर में जैसे आप ये देखेंगे, ये ऊपर में जो है यहाँ पर हाइट में एक जितना हमको क्लियरेंस चाहिए एज पर आपने गाइडलाइन, उतने क्लियरेंस में ऊपर में हम 11 kV लाइन का ये ऊपर से जाता है, और नीचे से देखिए उसके नीचे में ही ये LT लाइन है। तो ये क्या कहलाता है? ये कंपोजिट लाइन कहलाती है। इसको हम कंपोजिट लाइन कहते हैं। अब डबल सर्किट की बात करते हैं। तो डबल सर्किट कैसी होती है? डबल सर्किट आप ये देखिए, ये है डबल सर्किट। इसको DCDS क्या बोलते हैं? इसको DCDS, डबल सर्किट डबल स्ट्रैंड। DCDS डबल सर्किट डबल स्ट्रैंड। DCSS सिंगल स्ट्रैंड, मतलब यदि डबल सर्किट का अरेंजमेंट रहेगा लेकिन एक सर्किट जाएगा उसमें, उसको DCSS कहते हैं, और जिसमें दोनों सर्किट जाता है उसको DCSS कहते हैं। अब आप ये देखिए DCSS का ये जो 33 kV DC डबल सर्किट लाइन का जो है ये DP अरेंजमेंट है, ये आप ये देख लीजिए। और ये जो है ये सिंगल पॉइंट का जो अरेंजमेंट है, 3 वी क्रॉस हम लगे हुए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए 1, ये 2, ये 3 वी क्रॉस, ये सिंगल पोल अरेंजमेंट है, और ये जो है ये डबल पोल अरेंजमेंट है। ये डबल पोल अरेंजमेंट है ये वाला। ओके, अब आगे चलते हैं। ये अब तो पहले गड्ढे खोद करके और रस्सा खींच करके हम पोल खड़ा करते थे। अब आप ये देख लीजिए, सीधे डिगर से काम हो जाता है। अब हम बात करें विक्रासाम। आप ये सिंपल सा विक्रासाम का जो अरेंजमेंट है ये अपने सिस्टम में है, ये ऐसा लगता है विक्रासाम होता है। ये 33 का विक्रासाम का ये जो है डायमेंशंस दिए हुए हैं, इसका आप ये मैंने ऐसा रख दिया है। आप एक बार इसके डायमेंशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 11 के विक्रासाम हो गया। अब विक्रासाम के जो स्टैंडर्ड है वो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड उसमें फॉलो होते हैं। ये माइल्ड स्टील चैनल होता है जो IS 2062-92 लेटेस्ट एडिशन ग्रेड A क्वालिटी इसको कंफर्म करता है। सेक्शन डिटेल्स उसका एज पर IS 808-1989 कंफर्म करता है। टॉलरेंस एज पर 1852/1985 विथ रेड ऑक्साइड प्राइमर कोटिंग ये कंफर्म करता है। मटेरियल जो है वो माइल्ड स्टील होता है। स्टैंडर्ड उसका IS 2062 कंफर्म करना चाहिए। गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए, उसका IS 2633 के अनुसार होना चाहिए, और एज पर IS IEC के अनुसार वेल्डिंग होनी चाहिए। ये विक्रासाम। अब हम स्टे की बात करते हैं। तो ये स्टे में एक थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ आती है कि हमको स्टे कहाँ लगाना चाहिए, और DP सिंगल पोल कट पॉइंट कहाँ लगना चाहिए, और DP कहाँ लगना चाहिए, इसी से कैलकुलेट होता है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये एक पोल यहाँ पर लगा है, और इसका कितने एंगल पे यहाँ पर स्टे लगा होना चाहिए। आप देखिए ये 2 लाइन है,
ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और स्टे कहाँ लगा, ये लगा हुआ है। तो ये हमको इस ये कैलकुलेशन से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें बाकायदा आपको कैलकुलेशन करके बता रहा है कि हमें कितने एंगल पे स्टे लगाना है। स्टे क्यों लगाते हैं, ताकि यदि लाइन टर्न है या एंगल पे है तो दूसरे तरफ हमको स्टे लगा के उसके लाइन को सपोर्ट देना होता है। ये देखिए, अलग अलग प्रकार के स्टे हैं, अलग अलग एंगल के स्टे हैं कि कितने एंगल का लगना चाहिए। स्टे सेट में क्या क्या आइटम्स होते हैं, ये आपने देखा, ये आपको आपने कभी करवाया होगा, दिखेगा नहीं तो ये आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्टे क्लैंप होता है, टर्न बक्कल होता है, स्टे आयर होता है, स्टे इंसुलेटर होता है, थिम्बल होता है, एंकर राड होता है, स्टे प्लेट होती है। ये टर्न बक्कल का डिज़ाइन है। ये स्टड स्टे जिसको बोलते हैं, ये कहाँ लगाते हैं, जैसे कि यदि रोड के किनारे से लाइन जा रही है और यदि हमको टर्न करना है और टर्न करते समय हम स्टे नहीं लगा पा रहे हैं उसमें, तो फिर हम दूसरे साइड में जिस तरफ टर्न होती है उसी साइड में हम स्टड लगाते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में इसमें देखिएगा, इसमें आपको वो दिखेगा, जैसे कि कैसे दिखेगा, ये आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये लाइन इधर से ऐसे आई है और ये लाइन इधर टर्न हुई है, उसी तरफ इस तरफ टर्न हुई है। ठीक है, तो ये आपका स्टेट पोल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टे लगाने की जगह शायद नहीं होगी। अब कंडक्टर स्ट्रिंग करने के लिए तो आपने करवाया ही है कि हर पोल में पहले तार खींच दें, फिर उसके बाद उसका टेंशन दें और फिर सभी को एक साथ बाइंड करें। तो ऐसे कंडक्टर स्ट्रिंग होता है। गार्डिंग, गार्डिंग हम क्यों करते हैं, गार्डिंग हम करते हैं सबसे पहले तो कि कोई कंडक्टर स्नैप हो जाए या कंडक्टर टूट के गिर जाए तो वो सीधे ज़मीन पर ना आए, और ज़मीन पर ना आएगा, कोई यदि नीचे भीड़ भाड़ वाली जगह है या कहीं पब्लिक यदि जा रही है तो, या कोई जानवर है, कोई चीज़ है, तो उसको करंट ना लगे, इसलिए हमको गार्डिंग करनी चाहिए। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर लाइन की क्रॉसिंग है वहाँ हमको गार्डिंग करना है। स्ट्रीट रोड है, रोड क्रॉसिंग है, रिवर क्रॉसिंग है, चैनल कैनाल है, पावर लाइन्स है, टेलीफोन लाइन्स है, गार्डन है, हैवीली पॉपुलेटेड एरिया है, इन सब जगहों पे अपने को लाइन की गार्डिंग करनी चाहिए। अब लाइन की गार्डिंग किससे करते हैं, हम लाइन की गार्डिंग करते हैं 8/10 स्टैंडर्ड SWG गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से। अब आप देखेंगे कि जो हमारा लंबा तार होता है गार्डिंग का, वो 8 SWG का होना चाहिए, और जो उसकी लेसिंग होती है ऐसी आड़ी वाली, जैसे इसको हम ऐसे इसको समझते हैं, जैसे ये यहाँ मान के चलिए एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, ये एक पोल है, तब ये यहाँ से यहाँ तक एक चैनल लगेगा, इधर भी एक चैनल लगेगा यहाँ से, तो ये एक सिंगल, एक दोबारा इसको समझते हैं, जैसे ये एक पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया। अब हमको यहाँ पर गार्डिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ एक चैनल लगा, यहाँ एक चैनल लगा, अब यहाँ से यहाँ तक के एक GI तार, ये दूसरा GI तार यहाँ बांधे, तो ये इसका जो साइज़ है वो, इसका जो साइज़ है वो 8 SWG का होना चाहिए। अब यहाँ हम जो लेसिंग करते हैं इसकी, ये 10 SWG का चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये गार्डिंग देखिए, डायमंड गार्डिंग, ये अब आजकल चूँकि अल्टी लाइन यूज़ अब कंडक्टर पे हम लोग नहीं खींचते हैं, तो ये इसका चलन कम हो गया है। ये देखिए, ये जो आपका ये है डायमंड गार्डिंग, ये जो दिया हुआ है ना, ओके, ये देखिए यहाँ पर भी डायमंड गार्डिंग है। कारपेट गार्डिंग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम मतलब बहुत पॉपुलेटेड एरिया हो या बहुत सेंसिटिव एरिया हो। जैसे कि आपने कारपेट गार्डिंग देखी होगी, कारपेट गार्डिंग कहाँ देखी होगी, जैसे यदि हम सिवनी की बात करें तो जब छिंदवाड़ा चौक में जो रेलवे क्रॉसिंग था वो ओवरहेड लाइन LT लाइन से क्रॉसिंग था, वहाँ पर कारपेट गार्डिंग थी उसको। अब लेकिन चूँकि अब वो अंडरग्राउंड हो गया तो आपको देखने में भी नहीं मिलेगा। ये सिंपल गार्डिंग है 11 kV लाइन की, ये भी गार्डिंग है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, अब ये तो हो गई बात लाइन की। लाइन के बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या अरेंजमेंट होता है, पहले तो हमको ये देखना चाहिए। जैसे कि ऊपर से 11 kV लाइन जाएगा, ऊपर से 11 kV लाइन जाएगी, फिर उसके बाद में LA अरेंजमेंट होगा, फिर AB स्विच होगा, फिर DO फ्यूज़ होगा, ऐसा
ऐसा फिर DTR होगा, और फिर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, एक एनर्जी मीटर होगा। और जो इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, ये दो पोल के बीच की जो DP है उसकी इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2.44 का उसका वो उसकी चौड़ाई होगी। ये आप एक अरेंजमेंट देख लीजिए, एक अरेंजमेंट है, ये देखिए ये DP पोल है पूरा, ये लगा हुआ है सब इसमें। देखिए ये पिन इंसुलेटर लगा हुआ है, कंडक्टर लगा है, लाइटनिंग अरेस्टर दिख रहा है, AB स्विच दिख रहा है, DO फ्यूज़ दिख रहा है, ट्रांसफार्मर दिख रहा है, नीचे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर की डिज़ाइन है। ये ट्रांसफार्मर माउंटिंग चैनल है जो जिसका जो साइज़ है वो 175/65 है। ये DTR अर्थिंग। अब DTR अर्थिंग में तीन तीन अर्थिंग होती है। तीन अर्थिंग कैसे होती है, एक अर्थिंग तीन अर्थिंग करना होता है, और तीनों अर्थिंग का जो डिज़ाइन है वो ट्राइंगल में होना चाहिए। ट्राइंगल में कैसे होना चाहिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, चूँकि यहाँ आपको दिखेगा नहीं, जैसे आपका ये दो पोल हो गए, ये दो पोल हो गए, तो एक एक अर्थिंग यहाँ होगी, दूसरी अर्थिंग यहाँ होगी, एक यहाँ और एक यहाँ। और ये इनकी सबकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इन सबकी डिस्टेंस होनी चाहिए 6 मीटर, 6 अब इसमें से एक अर्थिंग को हमको क्या बनाना है, इसमें से एक अर्थिंग हमको लेना है, लाइटनिंग अरेस्टर जो हमारा ऊपर में लगा हुआ है उसका कनेक्शन के लिए हमको एक अर्थिंग ला करके एक अर्थिंग में जोड़ देना है। और दूसरे अर्थिंग में हमको जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है वो जोड़ना है। और तीसरे अर्थिंग में जो आपका ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के साथ में भी बॉडी का भी जोड़ सकते हैं, और तीसरे अर्थिंग में जो बॉडी जितने आयरन पार्ट हैं उसके ले जा करके उसको जोड़ना है। ये इसका ज़रूर से ध्यान रखिए। मैं आगे ड्राइंग इसकी बताता हूँ। इसकी ड्राइंग ये देखिए, 6.5 मीटर का जो डिस्टेंस होगा, ये आप देख लें यहाँ पर, ये देखिए ये जो ये है, ये ट्राइंगल बनेगा पूरा का पूरा। ये DP की दो पोल हो गए, ये 24, ये देखिए 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। जो दो अर्थिंग होगी, एक ट्रांसफार्मर बॉडी, ट्रांसफार्मर न्यूट्रल, DO फ्यूज, AB स्विच अरेंजमेंट के लिए ये दो अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं। और जो एक सेपरेट अर्थिंग हमको लाइटनिंग अरेस्टर के लिए यूज़ करना चाहिए। ये अर्थिंग का डिज़ाइन है, ये अर्थिंग की जो डिज़ाइन है इसके अनुसार इस पर हमको अर्थिंग का काम करना चाहिए। अब अर्थिंग मटेरियल्स क्या लगते हैं, ये आप लोगों ने थियरी में पढ़ा है और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, या तो फिर इसका अर्थिंग का एक अलग ही चैप्टर होगा जिसमें हम इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं अभी। ये देखिए अर्थिंग कॉइल दिया है, MS प्लेट दिया है, GIR, ये इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। DP स्ट्रक्चर में क्या क्या लगता है, 1 किलोमीटर की लाइन में, HT लाइन में हमको हर एक हर 1 किलोमीटर में हमको DP स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। 60 डिग्री से यदि कम है एंगल तो हमें वहाँ पर, 60 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर DP स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। कम है तो कट पॉइंट से काम चल जाएगा आपका। कट सेक्शन, जहाँ हमको कट सेक्शन बनाना होता है वहाँ पर हम DP लगाते हैं। टेपिंग में भी हम लोग DP का यूज़ करते हैं। ये देखिए, जैसे ये आपने देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखो कट पॉइंट बना, ये चैनल लगा हुआ है, जंपर करके कट पॉइंट बना, ये DP भी बनी हुई है, स्टे लगे हुए। ये दूसरा अरेंजमेंट ये देख लीजिए, ये DP स्ट्रक्चर 33 kV का है, 11 kV का है। ये एंगल लोकेशन 60 डिग्री से यदि ज़्यादा है, 3 पोल स्ट्रक्चर कहाँ बनाना है अपने को, 3 पोल स्ट्रक्चर जब 60 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर 3 पोल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जब 60 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो गया, अब इसको कैसे अपन करें, जैसे इसको समझते हैं। जैसे एक कोई लाइन जा रही है, ये ऐसी लाइन गई, ओके। अब यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है लाइन, ये ऐसे टर्न हो गई, ये कितना है 30 डिग्री, ठीक। ये कितना है 30 डिग्री, मतलब ये टोटल कितना होगा 60 डिग्री हो गया। तो यदि ये 60 डिग्री तक के टर्न हो रही है लाइन, तब तो हमें
क्या करना है, डीपी से काम चल जाएगा। लेकिन जैसी 60 डिग्री से ज़्यादा लाइन टर्न हो रही है तो हमको टीपी या 4 पोल यूज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यदि 60 डिग्री ये लाइन जा रही है सीधी सीधी, और इस डिग्री से यहाँ तक के 60 डिग्री तक के हमको अपन डीपी में काम चला सकते हैं। लेकिन जैसे 60 से 70, 80, 90 होता है तो हमें या तो टीपी बनाना चाहिए या 4 पोल बनाना चाहिए या 6 पोल बनाना चाहिए। 4 पोल 6 पोल बनाने की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब हमारी डबल सप्लाई कहीं से आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो हमें वैसा डिज़ाइन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एरियल बंच केबल आपने 11 केवी लाइन के लिए देखा होगा। ये एक डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये 3 कोर है, ये इसका कंडक्टर है, मतलब न्यूट्रल है, सपोर्ट वायर भी इसको बोल सकते हैं, उसके ये अरेंजमेंट है, सस्पेंशन क्लेम, डेड एंड क्लेम, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने देखा ही है। ये देख लीजिए, ये है ए बी केबल जो 50 स्क्वायर 35 स्क्वायर में जो LT केबल है, ये अलग ही दिख रहा है। ये देखिए, ये क्या था, ये HT केबल है, एरियल बंच केबल एंड ये HT केबल है, और ये क्या है, ये LT केबल है। इसका अलग डिज़ाइन है, देखिए इसमें कापर स्ट्रिप और ये सारी चीज़ें लगी हुई है। ठीक है, अब ये AB केबल की जो साइजेस हैं कितनी कितनी होनी चाहिए, इसका आप, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कितना लोड है तब हमें कितना उपयोग करना चाहिए, कौन से साइज़ की केबल लेनी चाहिए, वो इसमें दिया हुआ है। 64 एम्पियर तक के लिए हम 16 की केबल यूज़ कर सकते हैं, 84 एम्पियर तक हम 35 की केबल यूज़ कर सकते हैं, 35 105 एम्पियर, ये इसमें दिया हुआ है। अब इसको, ये LT AB केबल की डिज़ाइन है। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस हम क्यों लगाते हैं, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस हम लगाते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे पोल पे ना चढ़े, और इसको हम जनरली बॉटम से 3 to 4 मीटर हाइट पर लगाते हैं। इसके 2 रीज़न हैं, एक तो कोई, जैसे ये देखिए, ये आपने ये देखा, ये है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, ये जो है ये लगा हुआ है ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन ना चढ़े, स्नेक्स ना चढ़े, क्योंकि यदि स्नेक्स पोल पे चढ़ेगा और फिर वो कंडक्टर टू कंडक्टर शॉर्ट करेगा तो हमारी लाइन को फॉल्ट कर सकता है। ओके, ये आपका एंटी क्लाइंबिंग। ये रेलवे क्रॉसिंग वैसे हमारे सिवनी में अभी तो वैसे भी रेलवे का कार्य चल रहा है, आप लोग प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हैं, और देखना चाहें तो अभी रिसेंटली रेलवे क्रॉसिंग कटंगी नाका सब स्टेशन में हुआ है, वहाँ देख लें। और यदि स्टैंडर्ड काम देखना है तो आप जो मुंगवानी परतापुर रोड है और छिंदवाड़ा रोड है, वहाँ पर भी रेलवे क्रॉसिंग अंडरग्राउंड डिपार्टमेंट के द्वारा कराया गया है, योजना के अंदर, फीडर सेपरेशन योजना के अंतर्गत, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सब स्टेशन, अब बात आ गई, लाइन भी हमने खड़ा कर दी है, ट्रांसफार्मर भी खड़ा कर दिए। अब सब स्टेशन की कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो सब स्टेशन में एक फ्लो के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश किया है। सबसे पहले तो हमें सब स्टेशन के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो लेवल होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को यार्ड की लेवलिंग करनी पड़ेगी, फिर डिगिंग करना पड़ेगा, फाउंडेशन करना पड़ेगा, मतलब सिविल वर्क करना पड़ेगा। सिविल वर्क के बाद में इस इरेक्शन स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, पोल, गैंट्री, इसका इरेक्शन करना होगा। मटेरियल जो आइटम्स है, जो ट्रांसफार्मर लगना है उसका फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, VCB के फाउंडेशन बनाने पड़ेंगे। फिर सारे इक्विपमेंट को इरेक्शन करना पड़ेगा। पैरेलली हमको सब स्टेशन में अर्थिंग करनी होगी, केबल करना, कंट्रोल केबल बिछाने पड़ेंगे। ये जब अर्थिंग हो जाएगा, मटेरियल इक्विपमेंट का इरेक्शन हो जाएगा और केबल लेइंग हो जाएगी, तो हम फिर उसका टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद में उसको चार्जिंग करते हैं। सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन एक अलग सब्जेक्ट है, उसको फिर अलग से कवर करेंगे। ये सिंगल लाइन डायग्राम है, तो इसका REC कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए 33 kV लाइन कैसे आप अरेंज करना है, फिर ये सबका अलग अलग डिपेंड करता है। ये उखरी सब स्टेशन का है। स्टोन ग्रेवल्स, हम सब स्टेशन में ग्रेवल्स मेटलिंग क्यों करते हैं, इसको हमको थोड़ा सा देखना है। एक तो सबसे पहला चीज़ कि साफ़ सफाई दिखती है, कचरा नहीं होता है, घास नहीं उगता है,
और अच्छा लगता है, अच्छा माहौल रहता है, सबस्टेशन में कार्य करने का माहौल रहता है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि मतलब कोई घास वीड्स या कोई ऐसा स्मॉल प्लांट उसमें नहीं उगता है। दूसरा चीज़ क्या है कि एक स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ होती है, उसको कम करने के लिए भी, मतलब स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल एक अलग टॉपिक भी है। इसको आप अलग से यदि नेट पे खोजेंगे या बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेम पोटेंशियल क्या है टप। तो इन दोनों पोटेंशियल को कम करने के लिए भी हम ग्रेवल हमको फ़ायदा करता है उसके डिज़ाइन करने में। कंडीशन अच्छी बनती है, कोई स्लिपरी वाला नहीं रहता। नहीं तो क्या है, ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं, ट्रांसफार्मर का आयल गिरता है, यदि अपन प्लेन उसको कंक्रीटिंग कर दें तो स्लिपरी भी बन जाता है। तो कार्य करने की कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी बनती है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, मतलब चूँकि यदि आयल गिरेगा या कुछ गिरेगा और कहीं पार्किंग हुई तो फायर होने के भी चांसेस है, इसलिए इन सब चीज़ से बचाते हैं। तो हमको इसका मेटलिंग करना आवश्यक है। सर्किट ब्रेकर है, ये दिए हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ऑपरेटिंग कार्ड ये दिया हुआ है। उसके बाद में ये एक मीटरिंग यूनिट है जिसमें देख रहे हैं आप, ऑयल फील्ड मीटरिंग यूनिट है। इसका नीचे मीटर लगता है, ये ऊपर डीपी में लगता है। ये आइसोलेटर है। एयर ब्रेक स्विच अब ऐसे नहीं आते हैं, अब सिंपल मेल फीमेल कांटेक्ट वाला आता है। और ये वाला अरेंजमेंट वाले जो पहले आते थे, ये अब नहीं आते। अब सीधे सीधे ये कटता है और ये जुड़ता है। करेंट ट्रांसफार्मर हो गया। ये सीटी रेशो, पोलैरिटी टेस्ट, ये कंट्रोल पैनल आपने सब स्टेशन में आपने खुद देखे ही हैं। लाइटनिंग अरेस्टर भी आपने सब स्टेशन में देखा है। ये पीटीआर भी आपने देखा है। अर्थिंग की हमें क्यों आवश्यकता होती है? ट्रांसफार्मर की बॉडी अर्थिंग या इक्विपमेंट की बॉडी अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, दोनों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? ये पॉइंट्स इसमें दिए। जैसे सबसे पहले तो अर्थिंग हमको क्या, इक्विपमेंट को बचाता है। यदि कोई फॉल्ट हो जाता है अर्थिंग के थ्रू, फॉल्ट डिटेक्ट करता है, पैनल रिले को देता है, रिले सीटी को ब्रेकर को इंडिकेट करता है, ब्रेकर उस सर्किट को ब्रेक कर देता है। ह्यूमन को भी लॉस होने से बचाता है। फिर उसके बाद में connections of non-current carrying parts. The structure of equipments, bodies in electrical isolation is earthing. टच एंड स्टेप पोटेंशियल को कम करने के लिए विच आर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अर्थिंग डिज़ाइन, मतलब टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए अर्थिंग का डिज़ाइन किया जाता है ताकि टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल कम हो। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, टच एंड स्टेप पोटेंशियल। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेंगे। इसको अलग से जिसको समझना होगा आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा। न्यूट्रल अर्थिंग भी करना आवश्यक है। न्यूट्रल अर्थिंग क्यों करना है, ये इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। आर्किंग ग्राउंड्स आर एलिमिनेटेड, वोल्टेज ऑफ हेल्दी फेजेस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ डज नॉट राइज 3 times टू नॉर्मल वैल्यू, इंसुलेशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्ट्रेस ऑफ हाई सर्ज वोल्टेज एंड है प्रोवाइड लॉन्ग लाइफ ऑफ इंसुलेशन एंड इक्विपमेंट। स्टेबल न्यूट्रल फाइंड के लिए न्यूट्रल अर्थिंग करनी चाहिए। अर्थ फॉल्ट रिले प्रोटेक्शन फंक्शन बिकम सिंपल एंड रिलायबल, ग्रेटर सेफ्टी टू पर्सनल इक्विपमेंट। ये मैट अर्थिंग ये सब स्टेशन में होती है। ये स्पाइक्स लगे होते हैं, है ना। ये ऐसा मैट बना होता है, ये जीआई ऊपर राइजर लगा रहता है। अर्थिंग अरेंजमेंट, ये सब स्टेशन की अरेंजमेंट अर्थिंग है। ये फ्लैट है, ये इसका स्पाइक है, ये ऐसा अर्थ पीट बनता है। डेंजर बोर्ड भी लगाना है, खतरे का बताना है आपको भी खतरा है, ऐसा करके। सेफ्टी लाइन ऑलवेज शुड बी इन परमिट। जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपकी लाइन हमेशा परमिट पे होनी चाहिए, क्योंकि जान बहुत कीमती है। ऑल टाइप ऑफ सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन प्रॉपरली। पीपीई किट लाइक हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट एक्सेट्रा टू बी यूज्ड। जब किसी लेबर को आप पोल पे चढ़ाते हैं तो उसको पीपीई किट पहना करके चढ़ाइए, नीचे वाले को हेलमेट लगवाइए, ऊपर वाले को भी हेलमेट लगाइए, सेफ्टी बेल्ट बांधने बोलिए उसको। सारे प्रॉपर अपना सेफ्टी अप्लायंसेज यूज़ करके वो काम करे। और जो वर्क है वो सुपरविज़न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सुपरवाइजरी लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। जब आप चूँकि जब डिपार्टमेंटल काम होता है तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ही सुपरवाइजरी लाइसेंस होते हैं, सुपरवाइजरी अथॉरिटी होते हैं। साथ में जिस ठेकेदार को काम करवाते हैं उस ठेकेदार, जो एक क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो उसके पास में भी एक सुपरवाइजरी लाइसेंस होल्डर होता है।
तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो उसका सुपरवाइजरी लाइसेंस होल्डर लाइन पे खड़े रह के काम करवाए। वैसे जनरली लोग कराते नहीं हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। और जब भी आप लाइन हैंडओवर लेते हैं सुपरविजन के केस में, सुपरविजन स्कीम डिपॉजिट स्कीम में जब भी आप लाइन हैंडओवर लेते हैं, तो कंस्ट्रक्शन लाइन का चेकिंग का सर्टिफिकेट आप उनके सुपरवाइजरी लाइसेंस होल्डर से ज़रूर लीजिएगा। धन्यवाद। वैसे बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन फिर भी जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके इसको देखिए। थैंक यू।